कर्नाटक के इस गांव में सुबह के सूर्य की किरणें अभी निकली ही हैं। ಮುಂಜಾನೆತ್ತು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲು ಬಾನುಂಡನ ಹಾರ ಹಾರಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿತಾನ. ये गांव के किसानों के लिए नए दिन की शुरुआत है। ಹಾರಿ ಹಾರ ಹಾರಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ತಮ್ಮಾಡ್ಯಾನ. उनमें नया उत्साह और चाव है। विश्वनाथ अब अपवाद नहीं, क्योंकि उसने भी अन्य किसानों की तरह आमदनी बढ़ाने वाले पशुधन से रिश्ता कायम कर लिया है। यही उसके भविष्य की ताकत है। वो अपने मवेशियों को बड़े गर्व और उम्मीद से थपकी देता है और अपने खेतों में टहलते हुए अपनी समृद्धि के विषय में सोचता है। चारे के उपचार की नई तकनीक अपनाकर पशुधन से मेरी आमदनी बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूं। देश में कृषि और पशुधन के क्षेत्र में निरंतर विकास के बावजूद पशुओं के जन्म तथा पशुधन उत्पादन से संबंधित जैसे दूध और बछड़ों के जन्म आदि समस्याएं सबसे आम हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं अनदेखी रहती हैं और किसानों की जिंदगी नारायण स्वामी की जिंदगी की तरह चलती रहती है, जो कुछ समय पहले तक पशुधन पालन से मुश्किल से अपनी रोटी चला पाता था। मैंने अपने मवेशियों की उत्पादकता उन्हें उत्तम स्तर का चारा देकर बढ़ाई है। ऐसा करने से मुझे बहुत लाभ हुआ है और हमारे पूरे गांव में खुशहाली भी आई है। भारत में कृषि और पशुधन एक दूसरे पर निर्भर हैं। पशु अपने आहार के लिए कृषि पर निर्भर हैं। खेती से उन्हें चारा मिलता है। पोषण का पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता से घनिष्ठ संबंध है। आहार में पोषक तत्वों की कमी ही पशुधन की कम उत्पादकता का सबसे बड़ा कारण पाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अपनी जीविका के लिए खेती और पशुधन दोनों पर निर्भर रहते हैं। इन दोनों को प्रचुर उर्वर बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन पशुधन की उत्पादकता सर्वोपरि है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान NIANP की ग्रामीण योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों से संपर्क और जानकारी के आदान प्रदान से पहले विश्वनाथ और नारायण स्वामी इस बात से अनभिज्ञ थे कि पशुओं का स्वस्थ पोषण करना ही किसानों के लिए परम आवश्यक है। ICAR बेंगलौर के राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस दिशा में विशेष पहल करने पर पाया कि पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन का उनके पोषण से घनिष्ठ संबंध है। पहले विश्वनाथ अपने दिन की शुरुआत पशुओं के लिए चारा तैयार करने से करता था। पहले वो अपने मवेशियों को बिना सोचे समझे मोटा चारा आहार स्वरूप देता था। उसे ये जानकारी नहीं थी कि मोटे चारे में रेशा अधिक और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। ये भोजन पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण नहीं है। अज्ञानतावश वो अपने मवेशियों को ऐसा आहार दे रहा था जो पोषक तत्वों से रहित और हजम करने में कठिन था। मोटे चारे में ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज पदार्थ कम होते हैं और इसमें ऐसे संघटक होते हैं जो अन्य पोषक तत्वों को पनपने नहीं देते। देश के सभी भागों में चारा एक जैसा नहीं होता। ये भिन्न इलाकों में खेती के अलग अलग तरीकों पर निर्भर करता है। देश में धान और गेहूं का पुआल चारे का मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा ज्वार की कुट्टी, धान एवं रागी का पुआल दक्षिण और पूर्वी भारत में चारे का मुख्य स्रोत हैं। वहीं उत्तरी और पश्चिमी भारत में गेहूं के तिनके भूसा चारे का मुख्य आधार है। इसके अलावा ज्वार, मकई और बाजरा की कुट्टी भी खिलाई जाती है। यद्यपि सभी चारों की पौष्टिकता भिन्न भिन्न होती है, परंतु ये सभी आहार के लिए निम्न कोटि का साधन है। ग्राम संपर्क योजना में भाग लेने के पश्चात ही विश्वनाथ और नारायण स्वामी को वे कारण ज्ञात हुए जो उनके पशुधन की क्षमता को हानि पहुंचा रहे थे। साथ ही पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएं भी समझ आईं। वैज्ञानिकों ने किसानों को चारे का स्तर सुधारने के 3 तरीके बताए। यूरिया द्वारा पुआल का सुधार करने से हमारा उद्देश्य पुआल में लिग्निन की मात्रा कम करना और प्रोटीन तथा चारा हाजमे की शक्ति बढ़ाना है, क्योंकि लिग्निन नामक तत्व चारे के रेशे को हजम करने की क्षमता कम करता है। चारे की कटाई या कुट्टी। चारे की बारीक कटाई से चारे की बचत होती है और साथ ही मवेशी की ऊर्जा उसे चबाने में कम लगती है। न्यून तत्वों की संपूर्ति के द्वारा हम पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे में पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर करते हैं, यानी चारे में ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों के स्तर में सुधार करते हैं।
उन्होंने फैसला किया कि वो मवेशियों को दिए जाने वाले मोटे चारे की गुणवत्ता को सुधारेंगे। आज विश्वनाथ और नारायण स्वामी अपने ही आंगन में बड़ी आसानी से यूरिया द्वारा पुआल के स्तर का सुधार करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए इन वस्तुओं की जरूरत होती है: धान का पुआल या कोई भी पुआल, कमानीदार तराजू और तोलने की तराजू, फव्वारा या मग, पॉलिथीन की चादर, पानी, उर्वरक यूरिया और एक कंक्रीट का या कच्चा गड्ढा। सबसे पहले विश्वनाथ पुआल की बनाई गई बड़ी ढेरी यानी बुंगी से बड़ी मात्रा में पुआल निकालता है। वो 20-20 किलो के गट्ठर यानी बंडल बनाता है। इस तरह 100 किलो पुआल के गट्ठर यूरिया द्वारा सुधार के लिए गड्ढे के पास रखता है। फिर वो 4 किलोग्राम यूरिया तोलता है। उसे एक ड्रम या बाल्टी या टब में 100 लीटर पानी में घोलता है। विश्वनाथ यूरिया को पूरी तरह से घोलता है। सारी चीजों की व्यवस्था करने के बाद वो गड्ढे में पॉलिथीन की चादर बिछाता है। इसके ऊपर वो 20 किलो पुआल बराबर बिछा देता है। फिर फव्वारे या मग से यूरिया युक्त पानी का एक सार छिड़काव करता है। वो पुआल को अच्छी तरह कुचलता दबाता है जिससे वो दब जाए। वो पुआल की एक और परत इसके ऊपर बिछाता है जिस पर वो यूरिया के घोल का छिड़काव करता है। चारे में लिग्निन होने के कारण इसके रेशे हजम नहीं हो पाते। यूरिया द्वारा चारे के सुधार से लिग्निन अलग हो जाता है जिससे उसकी पौष्टिकता व पाचन क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए पशु इसे खूब खाते हैं। वो पुआल को कुचलता है जिससे वो दब जाए, अंदर हवा न रहे ताकि फफूंद न लग सके। इस प्रकार विश्वनाथ परत दर परत 100 किलो पुआल बिछाता जाता है और उस पर यूरिया का घोल छिड़कता जाता है, ये ध्यान रखते हुए कि पुआल को ठीक से दबाया गया हो। वो दोनों पुआल को अच्छी तरह दबाते हैं। अंत में गड्ढे में सबसे ऊपर सामान्य पुआल की एक परत बिछाकर उसे पॉलिथीन की चादर से ढककर वो उसे पत्थरों से दबा देता है जिससे हवा अंदर ना जा सके। विश्वनाथ इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का लाभ 15 दिन बाद उठाएगा। 15 दिन बाद आवश्यकता अनुसार पुआल बाहर निकाली जा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान यूरिया से अमोनिया निकलती है जो चारे को अधिक पौष्टिक बनाती है। इस बेहतर स्तर के चारे को मवेशियों को खिलाया जाता है। ये चारा पचाने में आसान और अधिक ताकत देने वाला होता है। ये उपचारित चारा उत्पादकता बढ़ाने में आश्चर्यजनक परिणाम दे रहा है। विश्वनाथ और नारायण स्वामी के मवेशियों की सेहत इस बात का सबूत है कि यूरिया उपचारित चारे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये मवेशियों को स्वादिष्ट लगता है और उनकी भूख बढ़ाता है। हालांकि वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस चारे को 6 माह से छोटे मवेशियों को न खिलाया जाए। आवश्यक मात्रा निकालने के बाद गड्ढे को ढंग से बंद कर देना चाहिए। 1 टन चारा 4 वयस्क मवेशियों के लिए 1 माह तक पर्याप्त है। यूरिया उपचार से पुआल का स्वाद बेहतर होता है। मवेशी इसे खुश होकर खाते हैं। नारायण स्वामी और उसके साथी किसान मोटे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूरिया के उपचार के अतिरिक्त चारे की कटाई को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे चारे की बर्बादी कम होती है और पशुओं की खुराक बढ़ती है। जानवरों को कटा हुआ चारा खाना अच्छा लगता है और मुझे भी उन्हें ये पौष्टिक चारा अधिक से अधिक देना अच्छा लगता है। गांव का लगभग हर किसान हाथों से चारे की कटाई करता है, लेकिन विश्वनाथ और नारायण स्वामी मशीन से भी बड़ी आसानी से चारे की कटाई कर लेते हैं। हाथ से या मशीन द्वारा चारे की कटाई के कई फायदे हैं। विश्वनाथ और नारायण स्वामी ने पाया कि उनके मवेशियों की खुराक बढ़ गई है। वैज्ञानिकों से बातचीत के दौरान उन्होंने सीखा कि चारे की कटाई से उसके पौष्टिक तत्वों का पाचन बढ़ता है, जिससे चारे की बर्बादी कम होती है। साथ ही मवेशी को चबाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मजेदार बात यह है कि यदि कटे हुए हरे चारे और सूखे चारे को मिला दिया जाए तो वो पशुओं के लिए अति स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। अब नारायण स्वामी अपने परिवार के कमाऊ सदस्यों यानी पशुधन को उनका मनपसंद स्वादिष्ट चारा देता है। कटा हुआ चारा गायों को संपूर्ण स्वस्थ बनाता है और ये कई तरह से फायदेमंद है। कटाई से लंबे तने वाले चारे को संभालना और लाना ले जाना आसान हो जाता है।
पुआल की पाचन शक्ति बढ़ाने का एक और आसान तरीका है उसमें न्यून तत्वों की संपूर्ति। किसानों को अपने आसपास प्रोटीन के कई स्थानीय स्रोत मिल जाते हैं, जैसे तेल की टिक्की, धान या गेहूं की भूसी, चुन्नी और पेड़ों के पत्ते। अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम दूध का उत्पादन और बेहतर प्रजनन क्षमता के लिए वे अपनी गायों को चारे के अलावा नपी तुली मात्रा में सांक्रेतिक मिश्रण भी देते हैं। सांक्रेतिक मिश्रण में आमतौर पर तेल की टिक्की, दाना, भूसी, खनिज पदार्थ और नमक होता है। मोटा चारा अपने आप में पौष्टिक तत्वों से रहित होता है और मवेशियों के रखरखाव के लिए नाकाफी है, पर चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को बिना किसी संपूरक आहार के भी स्वस्थ रखा जा सकता है। इससे मवेशियों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। आज नारायण स्वामी और विश्वनाथ अपने मवेशियों को देखकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। उनके पास स्वस्थ पशुधन का परिवार है जो उनके घर के सदस्यों के जीवन को नया अर्थ देता है। विश्वनाथ और नारायण स्वामी की संपन्नता का कोई अंत नहीं, क्योंकि वे नई जानकारी से युक्त एक बेहतर कल के लिए सुनहरे क्षितिज की ओर जा रहे हैं। ಬಾಣ ಸೂರ್ಯೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣ ಸೂರ್ಯೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂದಾದ ಚಂದ। ये गाना एक हिंदी फिल्म का है जो 60 के दशक के अंतिम दौर में काफी लोकप्रिय था। और ये महज संयोग नहीं था, बल्कि इस बात का सूचक था कि उस दौर में कृषि कितनी महत्वपूर्ण थी। ये वही दौर था जब भारतीय कृषि के तौर तरीकों में आधारभूत बदलाव हो रहा था, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि की पैदावार बढ़ाना। लिहाजा किसानों को बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता भी मिली। खासकर उत्पादन के लिहाज से तो ये वरदान साबित हुआ और यही वजह है कि देश में पहले जहां खाद्यान्नों की भारी कमी रहती थी, वहीं आज अनाजों का समुचित भंडार है। लेकिन हरित क्रांति के दौरान जिस हिसाब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा था, इन रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे-धीरे सामने आने लगे। लोगों के स्वास्थ्य पर तो इसका असर पड़ा ही, पर्यावरण को भी इससे काफी नुकसान हुआ और वैज्ञानिकों ने ये साबित भी कर दिया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है रसायनों का अधिक मात्रा में प्रयोग। इनके दुष्प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1960 में जहां केवल 3 लाख टन खाद का इस्तेमाल हुआ, वहीं सन 2000 में ये आंकड़ा 1,70,00,000 टन तक पहुंच गया था। खाद के अलावा इस दौरान कीटनाशकों का इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ा। हालांकि ये इसी का नतीजा था कि 1960 में कुल 82 मिलियन टन के मुकाबले सन 2000 में कुल 200 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ।
लेकिन रासायनों और कीटनाशकों की खपत और अनाज उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि प्रति इकाई खाद की खपत के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ोतरी की दर में लगातार गिरावट आई है। मगर इस मुश्किल का हल है, और वो है सदियों पुराने प्राकृतिक तरीके यानी जैविक खेती में। ये एक ऐसा माध्यम है जो पर्यावरण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है। इसमें रासायनों का उपयोग नहीं होता है। ये जैविक कृषि जमीन की उर्वरक क्षमता भी बरकरार रखती है। जैविक कृषि की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका व्यावसायिक औचित्य, खासतौर पर निर्यात को लेकर। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर की जैविक खाद्य की मांग 1997 के $13 बिलियन के मुकाबले 2006 में $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। जैविक कृषि जहां कृषि उत्पाद को लंबे समय तक बरकरार रखती है, वहीं पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। जैविक कृषि का सीधा मतलब है रासायन मुक्त मिट्टी, बेहतर जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है विविधता। ऐसा ही एक विकल्प है डेयरी फार्मिंग। खेती और डेयरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक तरफ खेती से जहां दुधारू पशुओं के लिए चारा मिलता है, वहीं गोबर से खाद बनती है। इसके अलावा मछली पालन भी एक अच्छा विकल्प है, जो धान की खेती के साथ साथ किया जाता है। जैविक खेती में एक और फायदा ये भी है कि इसमें मुख्य फसल के साथ दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। नगदी फसल जैसे गन्ना तथा औषधीय फसलें जैसे सफेद मूसली और सर्पगंधा आदि विविधता को बढ़ावा देती हैं। बहु फसलें काफी हद तक फायदा बढ़ा सकती हैं और फसल खराब होने की स्थिति में नुकसान काफी कम कर देती हैं। फलों और सब्जियों को एक साथ उगाया जाना भी एक बेहतर विकल्प है, और ये कृषि की विविधता ही है जिसके जरिए कठिन वातावरण में भी खेती करना फायदे का सौदा है। पिछले 3 साल से सब्जियां व फलों की खेती जैविक पद्धति से कर रहा हूं। जैविक पद्धति में मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद इत्यादि जैविक खादों का प्रयोग करता आ रहा हूं। मरुस्थल में पानी की कमी के कारण बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती करना ही संभव है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती करने में हमारी पानी की बचत काफ़ी होती है। इसमें 70% पानी की बचत होती है एवं समय की बचत, कम लागत में उत्पादन में वृद्धि मिलती है। इससे खेती करना बहुत अच्छा संभव है। पोषणता प्रबंधन जैविक कृषि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। खासकर अगर भारत की पशुधन आबादी लगभग 450 मिलियन हो और हर साल लगभग 1800 मिलियन टन गोबर निकलता हो, तो जाहिर है कि ये बड़ी आसानी से पूरे देश में उपलब्ध है। रही बात गाय के गोबर की, जो एक अच्छे जैविक खाद के अलावा घरेलू ईंधन का परंपरागत स्रोत भी है। बहरहाल गोबर और गौमूत्र अच्छे कंपोस्ट हैं, तो दूसरी तरफ कृषि के विस्तार के तौर पर डेयरी उत्पाद भी कमाई का एक अच्छा जरिया है। गोबर को गोबर गैस में परिवर्तित करने में कई लाभ हैं। गोबर गैस गोबर की तुलना में ईंधन का बेहतर विकल्प है। गोबर गैस की गाद एक अच्छी खाद है, क्योंकि इसमें गोबर की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती का एक प्रमुख अंग है। केंचुआ खाद एक प्रकार की कंपोस्ट है, जिसमें केंचुओं की कुछ खास प्रजातियों का उपयोग करके कचरे को उत्तम प्रकार की खाद में परिवर्तित किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये कचरे को सोना बनाने का एक अच्छा उपाय है। मुर्गी फार्म खाद जैविक खाद का एक बढ़िया उदाहरण है, जो फसल प्रणाली और मिट्टी दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का आदर्श अनुपात है और फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा भी होती है। उधर कई ऐसे पौधे भी हैं जिनकी जैविक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये खाद मिट्टी के अलावा खेती के लिए भी फायदेमंद है। हरी खाद 2 प्रकार की होती है, जहां तैयार वहीं प्रयोग वाली खाद। ऐसी हरी खाद जिस खेत में बनाई जाती है, वो उसी खेत में इस्तेमाल भी कर ली जाती है। इसके अंतर्गत ढांचा और पिले पसेरा प्रमुख हैं। हरी पत्तियों की खाद ये बंजर जमीन और जंगलों में उगी झाड़ियों और पेड़ों से पत्तियों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। इन झाड़ियों में कारंज और सुबाबुल आदि प्रमुख हैं। कंपोस्ट भी एक जैविक खाद है, जो सड़ी गली चीजों से बनती है
और ये सड़ी गली चीजें कुछ और नहीं बल्कि फसलों के कचरे, खरपतवार और खेत का कचरा ही होता है। कंपोस्ट सस्ता होता है और इसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरता भी काफी बढ़ती है। इसी प्रकार जैव उर्वरक भी कुछ सूक्ष्म जीवों की किस्म हैं, जिनका प्रयोग बीज, जड़ों एवं मिट्टी के साथ किया जाता है, जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, पीएसबी तथा एजोला आदि प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मैं पिछले 10 साल से धान की खेती जैविक विधि से कर रहा हूँ। इसमें हमको विश्व में सबसे अधिक उपज मिलती है। हमको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हम सबको पशु पालने चाहिए तथा उनके गोबर का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा जैविक खाद, हरी खाद तथा फसलों के अवशेष को खेत में फैला देते हैं और उपयुक्त नमी में उपलब्ध केंचुआ उन्हें खाकर केंचुआ खाद के रूप में बदल देता है, और यही जैविक खेती है। खरपतवार हमेशा से ही किसानों के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। जैविक खेती में खरपतवारों को फसल चक्र, गर्मी में गहरी जुताई, हाथ से निराई गुड़ाई तथा अन्य प्रबंधकीय विधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। खरपतवारों के अलावा कीड़े तथा बीमारियां फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जैविक कृषि में इन पर नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फसल चक्र, स्थानीय प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, वानस्पतिक उत्पाद जैसे नीम, करंज, मिर्च और लहसुन इत्यादि का सार। इसके साथ ही किसान पारंपरिक विधियों जैसे गौमूत्र एवं मट्ठे का उपयोग करते हैं। ढेंचा तथा गेंदे जैसी फसलों को उगाकर कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए मानक के तौर पर इंडिया ऑर्गेनिक भी लॉन्च कर दिया है, और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी एनपीओपी ने जिन संस्थाओं को मानक देने के लिए अनुमोदित किया है, उनमें एपिडा, कॉफी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ काजू एंड कोकोआ डेवलपमेंट शामिल हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित ब्यौरे देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कितने समय से जैविक खेती की जा रही है। इसके बाद प्रोसेसिंग, भंडारण और ढुलाई के अलावा जैविक उत्पादों की जांच और प्रामाणिकता भी साबित करनी पड़ेगी। जैविक खेती अपने आप में परिपूर्ण है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पारितंत्र का संतुलन बना रहता है। जैविक कृषि का एक लक्ष्य ये भी है कि गरीब किसान आत्मनिर्भर हों और सामुदायिक विकास हो। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि विशिष्ट बाजार के जरिए आय का सृजन हो। आज ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती को केवल पैसों के लिए नहीं अपनाया है, बल्कि जैविक खेती अपनाने के पीछे इनका एक ही मकसद है, भूमि का सदुपयोग और जानवरों तथा पौधों के बीच तालमेल। ये एक ऐसा जरिया है जिससे पौधों का प्राकृतिक गुण भी बरकरार रहता है, जैव विविधता भी बनी रहती है और इन दोनों का सीधा संबंध कृषि के स्थायित्व से है। अब ये साबित हो गया है कि जैविक खेती से आय भी बढ़ती है और प्रति इकाई मजदूरी भी। इसके लिए कम से कम चीजें खरीदनी पड़ती हैं और विविधता तथा उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जहां तक जैविक खेती का सवाल है, तो भारत के जिन राज्यों में इसकी अच्छी संभावना है, उनमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे प्रमुख हैं। हालांकि जहां तक जैविक खेती का सवाल है, भारत में अभी केवल नाम मात्र की जैविक खेती हो रही है, लेकिन अभी से ये संकेत मिल रहा है कि जल्दी ही इसका काफी विस्तार होगा और देश के दूर दराज के इलाकों में भी जैविक खेती पहुंच जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर एक सुनहरे कल के लिए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी।
youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजें हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर।